हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि बीच में हम 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखने के लिए मिलेगा इस चैनल के ऊपर, और सभी मॉडल सेट का सॉल्यूशन हम एक एक करके धीरे धीरे सब करवाएंगे। आप सिर्फ चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आप जुड़ जाइए। दोस्तों इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो होगा आपका क्लास 12th का। ठीक है, क्लास 12वां का आर्ट्स जो है। ठीक है, आर्ट्स का ज्योग्राफी ज्योग्राफी का सेट आपका 1 है। ठीक है, और इसमें सेट 1 कंप्लीट देखने वाले हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ठीक है, पार्ट 1 का आप उसको जाके देखिए। ये आपका सेकेंड पार्ट है दोस्तों, बता दें आपका ये सेकेंड पार्ट्स है। ठीक है, और चलिए सभी क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। सेकंड पार्ट्स में जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे, पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक क्लियर किए थे। ठीक है, जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दें, ये था आपका। ठीक है, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट होगा। भारत में सड़क परिवहन को परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सीखेंगे। आप इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लिख के आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या अगर आप हमारे पहले के सब्सक्राइबर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे प्रश्न इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है कि भारत में सड़क परिवहन परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों मानी जाती है। तो हमारे देश में सड़क, देखिए इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं कि हमारे देश में सड़क मार्ग का प्रारूप भौतिक बनावट से प्रभावित है। ठीक है, यहाँ पे जो भौतिक बनावट है ये प्रभावित करता है, और सड़क निर्माण तथा उसका रख रखाव बहुत खर्चीला है। सड़क का निर्माण करना भी खर्चीला है और उसका रख रखाव भी करना में खर्चीला होता है। इसका जाल भी बहुत घना है, और इसका जाल भी बहुत घना है। सड़क, देखिए यहाँ पे सड़क मार्गों का विकास आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। देखिए ये जो प्रभावित होता है वो आर्थिक विकास से है। आर्थिक स्तर के प्रदेश में सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। अब आर्थिक जो स्तर के प्रदेश हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क का विकास बहुत कम हुआ। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। देखिए अच्छा सड़क जो है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं पंजाब, वहाँ की सड़कें ठीक है, जबकि निम्न स्तर जो आर्थिक के कारण है, जो जिस स्टेट का सड़क अच्छा नहीं है, आप इसमें से आप ऐड कर सकते हैं जम्मू। ठीक है, वो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे भी अच्छे सड़क नहीं है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, और अन्य स्टेट भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस प्रकार से आंसर लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे आ गया है कि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। आकार के आधार पे, ठीक है, तो बताना है कि आकार के आधार पे विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो आकार के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आकार साइज के अनुसार। देखिए पहला है वृहद उद्योग। ठीक है, बड़ा उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें पूंजी निवेश बहुत अधिक होता है। इस उद्योग में निवेश जो आप करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो अधिक होगा। ठीक है, चलिए दूसरा है मध्य उद्योग। माध्यम उद्योग है वैसा उद्योग जिसमें पूंजी कुछ कम होता है, मतलब जिस तरह से वृहद उद्योग में अधिक उपयोग करते हैं लेकिन इसमें कुछ कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लघु उद्योग, तो लघु उद्योग जिसमें वैसा उद्योग जिसमें जो आप निवेश करेंगे वो थोड़ा सा इससे कम होगा। ठीक है, मध्यम उद्योग से भी कम होगा। लेकिन एक और है चौथा, इसमें देखिए कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग उसको कहेंगे जिसमें कुछ बहुत कम खर्चे में ही
छोटा मोटा बिजनेस हो जाता है उसको ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेन आपका क्या होगा, देखिए आप लोग जो लिखेंगे मेन पार्ट है आपका, ये लिखिएगा जो हम रेड पेन से हम लिख दिया है, वृहत उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, ये 4 पार्ट आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योग के वर्गीकृत कीजिए, बांटिए आप, तो बांट देंगे हम लोग 4 बस। ठीक है ना, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 हम लोग। प्रश्न संख्या 11 देखिए यहाँ पे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन करें। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का यहाँ पे देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत जो परंपरा से नहीं चलता आ रहा है, जो पूर्वजों से चलता हुआ नहीं आ रहा, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। इस प्रकार से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में आप देखिए कि सौर ऊर्जा पहले, आज से 20 साल पहले सौर ऊर्जा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, पवन ऊर्जा का भी प्रयोग किया जा रहा है, ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं इत्यादि, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या कहलाते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार के सभी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के अंडर में आएंगे। ठीक है, ये पर्यावरण को, ये जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं ये पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, तो पर्यावरण को बहुत कम प्रदूषित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, बहुत कम प्रदूषित नहीं करते हैं। ठीक है, या प्रदूषित करते हैं। ठीक, ये लिख दीजिए, नहीं करते हटा दीजिए, बहुत कम प्रदूषित करते हैं। ठीक है, और यह क्या है कि यह जो है यह समाप्य साधन है, और ये समाप्त होने वाला साधन नहीं है। देखिए यहाँ पे पवन ऊर्जा जो है वो क्या, पवन बंद, हवा चलना बंद हो जाएगा, ये ऊर्जा तो प्राप्त होगा ही। सौर मतलब कि जो लाइट है, सनलाइट है, मतलब कि सूरज की किरण निकलना बंद हो जाएगा, सूरज तो निकलना बंद नहीं होगा। तो ये सभी ऊर्जा को जब हम लोग ग्रहण करेंगे तो ये असमाप्य साधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो देखिए यहाँ पे 12 हम लिख रखे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ कि वर्षा जल संरक्षण क्या है। तो हम देखिए इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, वर्षा जल संरक्षण क्या है। ठीक है, और इसके 4 उद्देश्य बताइए और इसके क्या क्या लक्ष्य है वो आपको बताना है। चलिए वर्षा, देखिए आंसर इस प्रकार से लिख सकते हो, वर्षा जल के जल को भविष्य के उपयोग के लिए इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि भविष्य के लिए वर्षा की जल को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। इसके 4 उद्देश्य निम्न हम लोग लिख सकते हैं। पहला कि जल की लगातार बढ़ रही मांगों को पूरा करना, जो जल की मांग लगातार बढ़ रही है इसको पूरा किया जा सकता है। दूसरा, भौम जल को प्रदूषित होने से रोकना, और जो आपका भौम जल स्तर है वो प्रदूषित होता जा रहा है दिनों दिन, उसको रोका जा सके। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा है, देखिए यहाँ पे तीसरा है कि मृदा अपरदन को कम करना, मृदा अपरदन को कम करना। ठीक है, और चौथा आप लिखिए भौम जल भंडारण का जल स्तर को बढ़ाना। तो भौम जल जो भंडारण, ठीक है, उसको, उसके स्तर को बढ़ाना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। देखिए भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो कृषि का समस्या है उसको यहाँ पे बताना है। तो भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि के विकास के क्षेत्र में सरकार भी और अन्य प्रकार के फार्मा भी इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में, जिस तरह से संसार के विकसित देश है उसकी तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। ठीक है, हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। जिस तरह से विकसित देश के पास उसकी उत्पादन क्षमता अधिक है और हमारे देश की उत्पादन क्षमता कम है, आप इस कह सकते हैं। इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं, और ये काहे कम होता है, इसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है, फर्स्ट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पर्यावरण कारक, पर्यावरण ये कारक, भारतीय कृषि की गंभीर, ठीक है, गंभीर समस्या मानसून का अनिश्चित रूप है। देखिए भारत में जो फर्स्ट सबसे बड़ा समस्या है मानसून की समस्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है कि
यहाँ पे मौसम के अनुसार मौसमी जिसको आप कहते हैं कि यहाँ पे मानसून की समस्या है, कभी यहाँ पे बारिश हो रही है तो कभी धीरे धीरे निकलता हुआ जा रहा है, जिस कारण से पिछड़ा जा रहा है। दूसरा है आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा कह सकते हैं समस्या यही है, ठीक है। तो देखिए कृषि में निवेश जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि और परिवहन की सुविधा आर्थिक कारक के अंदर में आते हैं, ये बहुत बड़ा समस्या इशू है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं तीसरा कि संस्थागत कारक, जनसंख्या वृद्धि के कारण जोतों का, ठीक है, जोतों का उपविभाजन और छितराव हो रहा है। तो संस्थागत कारक ये आप लिख सकते हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है तो जोतने वाले योग्य जो खेत थे या फिर कृषि करने वाले योग्य ज़मीन जो थी वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रौद्योगिकी कारक, ठीक है, कृषि के तरीके पुराने और अक्षम हैं, मशीनीकरण बहुत सीमित है। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रौद्योगिकी कारण, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इसके लिए अन्य अलग अलग प्रकार के जो मशीन होते हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं और सीमित है, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग तो इस प्रकार से लिखेंगे 13वां प्रश्न। 14वां के ऊपर चलते हैं। 14वां प्रश्न देखिए कि जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक कारकों को लिखिए। तो जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक कारक निम्न है, उसमें से देखिए धार्मिक, ध्यान दीजिएगा, एक धार्मिक स्थल, रमणीय स्थल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधाएं, अन्य प्रकार की भी सुविधाएं ये अपकर्षक कारक के अंदर है, ठीक है। जनसंख्या प्रवास के अपकर्षक कारक के अंदर में ये सभी आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए हम लोग अब देखेंगे प्रश्न संख्या 15। जो प्रश्न संख्या 15 है वहाँ से सभी प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब कि आप लोग को बता दें कि ये 5 नंबर वाले जो प्रश्न हैं वो आएगा इसके अंदर में, ठीक है। 5 नंबर वाला प्रश्न अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग देखें 3 नंबर वाले प्रश्न को, अब यहाँ से देखेंगे 5 नंबर वाले प्रश्न को। और दोस्तों बता दें आप लोगों को कि ये जो 5 नंबर वाले प्रश्न है बहुत भी आई है। तो चलिए सीधा हम लोग चलते हैं आप प्रश्न संख्या 15 के ऊपर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें 16 है कि भारत में गेहूं के उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो उत्पादन का वर्णन करते हैं, समझिएगा ध्यान से। गेहूं की खेती, देखिए आंसर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौतिक दशाएं वो निम्न है, ठीक है। जो एक गेहूं की खेती के लिए क्या क्या दिशा होना चाहिए, दशा होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया हुआ। तापमान देखिए, सबसे फर्स्ट में तापमान, गेहूँ एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये मतलब ठंडा वाले प्रदेश में होंगे, मतलब कि ठंडा के टाइम में होगा। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा वर्षा इसमें जो होना चाहिए 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, जो अभी हम लोग लिख रहे हैं हम लोग, ये आपका है उत्पादन के लिए, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट लिखिए, गेहूं की फसल के लिए पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक है। जिस समय गेहूं पकेंगे उसमें बादल रहित आकाश आवश्यक है, क्योंकि सूर्य की रोशनी के अभाव में गेहूं में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत में गेहूं उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान तथा मध्य में दक्षिण की काली मिट्टी, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार, ठीक है। बिहार, झारखंड भी कुछ है, ठीक है, लेकिन बिहार ये प्रमुख है, ठीक है। आगे देखिए आप इसमें
देख सकते हैं कि क्षेत्र और उत्पादक की दृष्टि से, यहाँ पे वितरण देखिए, क्षेत्र और उत्पादक की दृष्टि से भारत में गेहूं का स्थान खाद्य फसलों में दूसरा है। भारत का स्थान खाद्य फसलों में दूसरा है, ठीक है। और पश्चिम भारत में शुष्क क्षेत्रों में उगाए जाने वाली यह एकमात्र प्रमुख रबी की फसल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप प्रश्न संख्या 16 समझ गए होंगे और आप इसी तरह से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या, हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17। तो मृदा प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मृदा प्रदूषण के कारणों को लिखें। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे कि देखिए, मिट्टी में विविध प्रकार के लवण, खनिज, कार्बनिक पदार्थ, गैस एवं जल आदि एक निश्चित अनुपात में होते हैं, लेकिन भौतिक एवं रासायनिक क्रिया के कारण गुणवत्ता में खराबी आता है। इसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा की गुणवत्ता में खराबी को मृदा अपरदन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए, अब यहाँ पे इसी में क्वेश्चन था कि मृदा अपरदन के निम्न कारण है। मृदा अपरदन के जो कारण पूछा गया तो इसके निम्न कारण है। पहला, खनन। कोयला एवं धात्विक अयस्कों के खनन से भारी मात्रा में मृदा प्रदूषक उत्पन्न होता है। जब कोयला एवं धात्विक अयस्कों को खोदा जाता है तो इससे निकलने वाले गर्दा, इसमें प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, इसमें प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्रकार के जो भी है, उससे रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करेगा तो ये रासायनिक पदार्थ मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी की गुणवत्ता खराब होगी, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं वनों की कटाई। वनों की कटाई की प्रक्रिया से मिट्टी की स्थिरता और मिट्टी की गुणवत्ता कई पर्यावरणीय प्रभावित पड़ते हैं। देखिए, जैसे वन की कटाई हो रहा है तो उससे क्या होगा कि वन रहता है तो मिट्टी को जकड़ के रखता है, ठीक है। और पकड़ के जब मिट्टी को रखता है, मिट्टी की अपरदन कम होती है और इस कारण से उसकी गुणवत्ता जो है वो बना हुआ रहता है। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी का अपरदन होते जाएगा, ऊपर वाले जो गुण है वो साइड हो जाएगा, फिर बनेगा, फिर साइड होगा, जिस कारण से वनों की कटाई से भी मिट्टी जो है मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। और इसका मुख्य कारण भी ये है, ठीक है। मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण भी ये माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे लवणता, तो देखिए लवणता है, मिट्टी में अम्ल स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, लेकिन यह एसिड बढ़ने वाले जो उर्वरकों के उपयोग से बढ़ रहा है। देखिए लवणता कैसे बढ़ रहा है, जैसे में आप खेतों में उपज को बढ़ाने के लिए आप अनेक प्रकार के उर्वरक लगा रहे हैं, खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उसमें एसिड बढ़ रहा है, अम्ल बढ़ रहा है और इसमें लवणता भी बढ़ रही है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कीटनाशक, ठीक है। कीटनाशक आजकल कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आमतौर पर कीटनाशकों का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिसे मिट्टी की गुणवत्ता को खराब करता है, ठीक है। कीटनाशक का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है, जिससे आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी फसल लगाइए उसमें आप कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। धान में कीटनाशक का प्रयोग, आप अगर कुछ अलग प्रकार के सब्जी लगाए हैं उसमें कीटनाशक का प्रयोग, अन्य प्रकार के फसल लगाएं उसमें कीटनाशक का प्रयोग, तो कीटनाशक से भी मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, मृदा प्रदूषण होता है। और पॉइंट आप लिख सकते हैं मरुस्थलीयकरण, ये भी लिख सकते हैं। पशु का अपशिष्ट, ये भी एक मृदा प्रदूषण का कारण है। आप यहाँ पे घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट, जैसे में घरेलू के कुछ अपशिष्ट बचते हैं, उद्योग के कल कारखाने के अपशिष्ट बचते हैं, इससे भी मृदा प्रदूषित होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप इस प्रकार से प्रश्न संख्या 17 लिख लेंगे और आप उम्मीद है कि आप यहाँ तक रोक के वीडियो को आप नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि सभी प्रश्न का नोट आप करते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको डबल वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप अच्छे से आप अपना तैयारी को दुरुस्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। तो हम लोग प्रश्न संख्या 18 देख रहे हैं क्या कि उद्योग की अवस्थिति
को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि उद्योग की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है परिवहन के साधन, ठीक है, परिवहन के साधन आप इसको लिखिए। उसमें क्या है कि कच्चे माल की प्राप्ति, स्थान में विनिर्माण इकाई तथा विकसित परिवहन के साधन उद्योग की अवस्थिति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। इसे आर्थिक दूरी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पहला परिवहन के साधन। दूसरा कच्चा माल, कच्चे माल की उपलब्धता उद्योग की अवस्थिति का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि जैसे फल डिब्बा बंदी उद्योग फसलों की प्राप्ति स्थान पर ही लगाए जाने के अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि ऊर्जा के स्रोत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्योग को अवस्थिति को प्रभावित करने के कारक में अधिकांश विनिर्माण उद्योग ऊर्जा के उपयोग पर आधारित है। ऊर्जा के स्रोत की उपलब्धता उद्योग के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखिए जल, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसमें भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग में 1 टन इस्पात उत्पादन में 2 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे उद्योग स्वाभाविक रूप से जल स्रोत के निकट अवस्थित होते हैं। पांचवा पॉइंट लिख दिए श्रम की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण है। कुशल एवं दक्ष तथा बड़ी मात्रा में श्रम की उपलब्धता उद्योग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हीरे के व्यापार में दक्ष कारीगर भारत में सूरत में पाए जाते हैं। अतः हीरा उद्योग का केंद्रीयकरण सूरत में हुआ है। इस प्रकार से 5 पॉइंट आप लिख दीजिए और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप धीरे धीरे ब्रेक लगा के रोक के वीडियो को आप लिख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे है कि प्रबंधन की उपलब्धता, 7वां पॉइंट है पूंजी, 8वां पॉइंट है सरकारी नीति, 9वां पॉइंट आप लिख सकते हैं पर्यावरण, ठीक है। और भी पॉइंट 10वां पॉइंट है आपका औद्योगिक जड़त्व और 11वां पॉइंट है मानव कारक, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप धीरे धीरे करके रोक के आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 पॉइंट लिखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि 5 पॉइंट 5 नंबर वाले प्रश्न है और 5 पॉइंट आपको देना अति आवश्यक है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें मानचित्र में आपको दिया हुआ है कुछ प्रश्न, उसको दर्शाना है। तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, सिर्फ मानचित्र वाला जितना भी वीडियो मॉडल सेट में है एक में हम करके बना देंगे सभी मानचित्र को, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न था ये इस सेट का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।